नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाद हम मध्य प्रदेश में आ चुके थे और आपको पता है काफ़ी जगह से आपको जनता से रूबरू कराया था, लेकिन आज हम बैठे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहाँ आ चुके हैं हम और सबसे पहले हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है मध्य प्रदेश की जो एक दिग्गज नाम रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी हैं फिलहाल। और मैं आपको बता दूं कि इतने पदों पर कार्यरत रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, राजस्व एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही दिग्गज नेता उमाशंकर गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है उमाशंकर गुप्ता जी। जी सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश आई हैं, भोपाल आई हैं, आपकी चैनल का स्वागत करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि वैसे बड़ा प्रतिस्पर्धा का समय है इस समय चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स में भी, लेकिन आप अपने काम से अपनी एक विश्वसनीयता कायम करेंगे। लोगों की बातों को संबंधितों तक, सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाना, मैं मानता हूं कि किसी भी समाचार एजेंसी का ये बहुत बड़ा दायित्व होता है और उसका निर्वहन आप करेंगे और अपना एक स्थान मध्य प्रदेश में बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, खरी बात न्यूज़ की पूरी कोशिश रहेगी कि हम जनता से और जनप्रतिनिधियों से लगातार जो है जो भी संबंधित सवाल है वो पूछते रहें और जो भी उनकी मदद है वो भी करते रहें। उमाशंकर गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ पर कल एक बहुत ही दिग्गज नेता आए थे, अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो आए थे। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि किस विषय को, किस एजेंडे को लेकर वो यहाँ पर आए थे और कल क्या उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया? देखिए कि मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में अनेक राज्यों को मिलाकर हमारा देश बना है। कई बार बिटवीन द स्टेट्स बहुत सी प्रॉब्लम रहती है और इसके लिए एक शासकीय स्तर पर 4 क्षेत्रीय काउंसिल बनी हुई हैं, परिषदें, जिसमें 5-6 राज्य उसके सदस्य होते हैं। देश के गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के बीच के कुछ मसले जो होते हैं या राज्यों की और केंद्र के बीच के कोई मसले होते हैं, उनके निपटारे के लिए वो बैठक होती रहती है। इस बार अमित शाह जी मध्य क्षेत्र की परिषद, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो प्रदेश हैं, इन की जो परिषद है, विशेषकर उनका एजेंडा हुआ था, उसकी मीटिंग के लिए आए थे। इसके साथ ही गृह विभाग के बहुत से कार्यक्रम, पुलिस डिपार्टमेंट के कार्यक्रम, कुछ मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम दिन भर उनके आपने देखा होगा कि रात को 1 बजे आने से लेकर रात को 10 बजे तक जाने तक उनकी व्यस्तता बनी हुई थी। आज अमित शाह जी एक ऐसा नाम है जिनके प्रति लोगों का भरोसा भी है और निर्णय की क्षमता के लोग कायल हैं। अच्छा, तो भोपाल कल जब वो आए तो उन्होंने भोपाल को क्या दिया, मध्य प्रदेश को क्या दिया? मुझे लगता है कि इस सोच को भी हमें समझना पड़ेगा। जब पर्टिकुलर कोई नेता किसी इस प्रकार की बैठकों में आता है तो एक शहर के लिए नहीं आता। शहर की योजना तो राज्य सरकार ही बनाएगी और लेकिन मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत दिया है। पुलिस के लिए जैसे कहा कि काफ़ी आवास बनेंगे, बिना केंद्र सरकार के गृह विभाग के सहयोग के वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी गृह मंत्री रहा हूँ मध्य प्रदेश का। पहले हम पुलिस वालों के व्यवहार की तो आलोचना करते हैं और मेरे बारे में धारणा ये थी कि पुलिस से मेरी कभी बनी नहीं, मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता शुरू से रहा हूँ। लेकिन जब मैं गृह मंत्री बना और मैंने बहुत निकट से देखा कि आखिर उनकी चिंता भी तो हमें करना चाहिए। कई बार 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी पे खड़ा रहता है, कोई पानी का नहीं पूछ रहा, नाश्ते का नहीं पूछ रहा, भोजन का नहीं पूछ रहा। 48 घंटे ड्यूटी के बाद घर जाता है तो पिजन होल टाइप का घर दे रखा है उसे। घर जाते ही से पत्नी कहती पानी नहीं आया 2 दिन से, सीवेज चौक है, लेटरिन का दरवाज़ा नहीं है, इन सारी समस्याओं से जूझता है। तो हमें काम अच्छा लेना है तो हमें सुविधाएं भी देना चाहिए और उस समय हमने भी मध्य प्रदेश में ये पिजन होल हटाकर अच्छी कॉलोनियाँ, कैंपस, आप भोपाल में आप घूमेंगे तो पता चलेगी कि हमने ऐसी कॉलोनियाँ पुलिस वालों के लिए बनाई और अब आज भी कल आपने देखा होगा लगभग 25,000 आवासों के लिए कल गृह मंत्री जी ने भूमि पूजन किया। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी पुलिस के लिए ही काम किया है। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि जो अब 2023 में चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए अगर हम देखें तो पार्टी का क्या विजन है, क्या एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सपाट एक एजेंडा है विकास और गरीबों का कल्याण। इस मूल आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है
और एक आप अंतर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है जी। और मध्य प्रदेश के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो हम जब 2003 में चुनाव उमा भारती जी के नेतृत्व में लड़े, उस समय अपना एक विकास का एजेंडा लेकर जनता के बीच में गए थे। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और जब 2008 में हम चुनाव में गए तो हमने 2003 में जो वायदे किए थे उसमें से क्या क्या पूरे किए गए इसका अकाउंट और आगे के वायदे लेकर गए। इसी प्रकार लगातार हम चुनाव में कर रहे हैं। तो लोगों में बीच में आपने देखा होगा कि जन नेताओं के प्रति अविश्वास पैदा हो गया था कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और ये जो बात कह रहे हैं चुनाव के बाद पूरी होगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा है। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था, आज मध्य प्रदेश विकासशील प्रदेशों के अग्रणी पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। तेजी से विकास, गरीबों के कल्याण की अभूतपूर्व योजनाएं, गरीबों की ज़िंदगी बदलने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। आगे का एजेंडे का आधार भी भारतीय जनता पार्टी का वही होगा। जी। अच्छा मंत्री जी, जैसे कि आपने कहा कि इतना काम मध्य प्रदेश में भाजपा ने कराया है, लेकिन 10 साल जब शिवराज जी की सरकार रही, उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं जो जनादेश आया, जो वोट परसेंटेज आया, वो इस हिसाब से आया कि कांग्रेस की सरकार बन गई। और फिर उसके बाद हाँ कुछ टाइम बाद जैसे भी तोड़ जोड़ कर भाजपा की सरकार बनाई गई। तो अब क्या लगता है आपको कि 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें क्या जनादेश आने वाला है? क्या जनता ने अपना मन बनाया है? 2.5 साल में कुछ ऐसे काम हुए हैं कि जनता ने अपना मन बदला हो? देखिए 2003 से 2018 तक 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2018 में हम हारे, और वो भी हार तो हार होती है, लेकिन 3-4 विधायक हमारे कम रहे, बहुत मार्जिनल। वोटों में हम कांग्रेस से ज़्यादा थे, विधायकों की संख्या में हम कम पिछड़ गए। कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत जनता ने नहीं दिया था। हम चाहते तो उस समय भी जोड़ तोड़ करके, क्योंकि उस समय तो हम सरकार में थे, बना सकते थे, लेकिन पार्टी ने ये तय किया कि नहीं, हम जोड़ तोड़ से अभी सरकार नहीं बनाएंगे, और हम विपक्ष में बैठे। हार के कारण कई हैं, 15 साल की लगातार सरकार, और एक जो मेरा अपना आकलन है कि 15 साल में जो नया यूथ वोटर जुड़ा, उसने कांग्रेस की सरकारों के काम देखे नहीं थे कि कैसे कांग्रेस विकास के बारे में क्या आइडिया है। गरीबों, उसे लगता था सड़क, बिजली, पानी बीजेपी में ये तो सरकार की ड्यूटी है, इसमें कौन सा आप बड़ा काम कर रहे हो। या गरीबों के कल्याण, लाडली लक्ष्मी हो या अन्य संबल योजना हो, ये तो सरकार करना ही चाहिए। तो उसको लगा कि, और फिर कांग्रेस के झूठे वायदे, राजीव गांधी जी यहाँ आए थे और स्पष्ट घोषणा करके गए 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। राहुल गांधी जी आए थे, हाँ मैं संशोधित करता हूँ, आए थे और वो ये कहकर गए। ये झूठा वायदा, लुभावना नारा तो था ही, लोगों को लगा हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। ये भी कारण रहे, और भी ऐसे कारण थे, कुछ हमारी कमजोरियाँ रहीं, टिकट के बंटवारे को लेकर कुछ ऐसी समस्या आई और हम चुनाव हारे। लेकिन जो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार चली, एक तो जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, विकास के काम सारे ठप हो गए, बिजली जाने लगी, सड़कें उखड़ गईं, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी हो, संबल योजना हो। और इस 15 महीने में जनता को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है। और केवल जनता को ही समझ में नहीं आया, कांग्रेस के जो विधायक चुनकर आए, मंत्री बने, उन्होंने भी ये अनुभव करने लगा, और उसका परिणाम हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, एक बैलेंस नेता माने जाते हैं, एक ईमानदार नेता माने जाते हैं, उनको भी कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा, और उनके साथ लगभग 28 विधायक, 26 विधायक पार्टी छोड़कर आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद जब उपचुनाव हुए 28, तो उसमें से 19 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और ये इस बात का संकेत है कि 15 महीने में ही जनता कांग्रेस से फिर उब गई और लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। और अभी भी आप देखेंगे कि अभी ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों के चुनाव हों या नगरीय क्षेत्र के चुनाव हो, इस सब में 80% से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। इस बात का ये स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस को 15 महीने परखने के बाद जनता फिर इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि उनका भला भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जैसे कि
आपने नगर निकाय चुनाव के बारे में बोला तो कहीं ना कहीं भले ही सीट ज़्यादा आई हो, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब कोई भी सीट जो है कांग्रेस के खाते में नहीं थी, अब करीबन 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जनता क्या कांग्रेस की साइड भी आ रही है? कुछ ना कुछ मतलब क्या आपको मिला इस नगर निकाय चुनाव के बाद? देखिए, आप नगर निगम की बात कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, उसमें से 7 नगर निगम हमारे से गई है, 9 आई है, और 7 में भी जो गई है उनके अपने कारण हैं, और जिसके कारण हम नहीं जीत पाए उनका हमने विश्लेषण किया है। लेकिन टोटल नगरीय निकाय देखें आप, नगर पालिका, नगर परिषद, तो पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हम जीत कर आए हैं। नगर निगम हमारे पास पहले 16 की 16 थी, जो इस बार 16 की 16 नहीं आई हमारे पास, और उसके कारण है। लेकिन उन नगर निगमों में जहाँ कांग्रेस के या अन्य पार्टी के महापौर जीते हैं या निर्दलीय महापौर जीते हैं, वहाँ भी आप देखेंगे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा हैं। मत भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पार्षदों को मिलाकर बना है। नगर पालिकाओं में हम और नगर परिषदों में 80% से ज़्यादा स्थानों पर बहुमत से जीत कर आए हैं, और पंचायतों में, जिला पंचायत, ग्राम जनपद और पंचायतों में भी हम 80% से अधिक जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसका स्पष्ट संकेत है कि पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं जहां हम महापौर नहीं जिता पाए, वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है। नहीं, चलिए, अगर ये तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें तो आप यहाँ पर प्रभारी मंत्री थे, कि मतलब आप पूरा संयोजन जो है वो देख रहे थे, और यहाँ पर जो चुनाव हुए उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। जो हम देखें कि करीबन 75 या 80% जो सीट है वो भाजपा के पाले में गई। तो क्या जो है योजना थी, कैसे काम किया आपने उसमें, और क्या इसी तरीके से जो है विधानसभा चुनाव में भी काम करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में गंभीरता से काम करती है और इसी प्रकार काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो केवल चुनाव के दिन में सक्रिय नहीं होती, ये लगातार सक्रिय रहती है। कोई ना कोई कार्यक्रम, अब हमने अभी 5-6 महीने पहले बूथ डिजिटलाइजेशन का काम किया था, क्योंकि एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारा कमिटेड वोट 40% है, और हम इसको 51% पे ले जाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से बूथों का हमने डिजिटलाइजेशन किया था, और उस पर भी फिर से काम और शुरू कर रहे हैं। कमज़ोर बूथों को मजबूत बनाना, जिन वर्गों में हमारी कम पैठ है वहाँ मजबूत बनाना, संगठन को मजबूत करना। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सदैव सक्रिय रहता है, और चुनाव बीच में आ जाए तो चुनाव की भी तैयारी करता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी 23 का चुनाव हो या 24 का चुनाव, बीजेपी तो है ही, लेकिन मैं आपकी स्ट्रैटेजी पूछ रही हूँ। जिस हिसाब से आपने काम किया तो रिजल्ट्स भी दिखे, काफी अच्छी जो है सीट्स यहाँ पर भाजपा ने ली, तो उसकी मैं कह रही हूँ कि क्या उसी स्ट्रैटेजी से भाजपा मतलब आप काम करेंगे विधानसभा चुनाव में? जी, लगातार हम उसी स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं। मैं भी, मेरे क्षेत्र में भी, या भारतीय जनता पार्टी भोपाल में भी, और यहाँ तक चुनाव संचालन की बात है तो पार्टी का और कार्यकर्ताओं को मुझ पर भरोसा है। पिछले 6-7 चुनावों से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे महापौर का चुनाव हो, वो संचालन मेरे को ही मिलता है, सब कार्यकर्ताओं के साथ हम करते हैं। तो एक योजना से लगातार जनता के बीच में बने रहना, यही हमारी कार्य पद्धति होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी रोज इसी प्रकार का काम करता हूँ। अच्छा मंत्री जी, इसी नगर पालिका के चुनाव में काफ़ी जो है खरीद फरोख्त और इस सब के भी आरोप जो है भाजपा पर लगते आए हैं इस पूरे चुनाव में, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2 आरोप राजनीति में बड़े आसान हैं, भ्रष्टाचार और चरित्र, क्यों इसके लिए कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता। जरा आपने आरोप लगाया और वो चर्चा का विषय बन जाता है। कोई भी प्रामाणिक आरोप मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई लगा पाया है। अभी कह देना आसान है कि वो खरीद फरोख्त है। फिर एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कांग्रेस इसी हिसाब से चुनाव जीतती रही, इसलिए उसको लगता है कि पावर में भारतीय जनता पार्टी है तो खरीद फरोख्त वो करती ही होगी, और इसलिए वो कोई भी एक प्रामाणिक आरोप नहीं है। चलिए ठीक है, एमपी की जनता से क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? चुनाव आ रहे हैं सामने, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे सत्य के साथ रहें। वो कथनी और करनी में जिनके अंतर नहीं है,
अब उन्होंने दोनों पार्टियों को देख लिया है। 50-60 साल लगातार कांग्रेस को, बीच में 15 महीने फिर कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को पिछले 15 साल और अभी 2.5 साल लगातार सरकार में सेवा करते हुए देखा है। गरीबों का कल्याण और विकास, इन मुद्दों को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आगे भी करती रहेगी। और इसलिए मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देते रहें। एक और चीज़ जो हम चाहते हैं आपसे कि आप हमारे दर्शकों से भी अपील करें कि खरी बात को भी लगातार जो है प्यार और सपोर्ट करते रहें। मैं बिल्कुल जनता से भी, मध्य प्रदेश की जनता से भी, कि एक उत्तर प्रदेश में अपने सफलता के झंडे गाड़ने के बाद खरी न्यूज़ चैनल जो यहाँ आई हैं, आप मेरी मुलाकात पहली मुलाकात है, लेकिन जिस प्रामाणिकता से आप की इच्छा शक्ति दिख रही है, निश्चित ही आप सफल भी होंगे। और ये मध्य प्रदेश की जनता बड़ी प्यारी जनता है और सही लोगों का हमेशा साथ देती है। आपको भी इस जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा और आप भी जनता के हितों के लिए लड़ती रहेंगी। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम बहुत ही बड़े दिग्गज नेता का। उमाशंकर गुप्ता जी आज हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी अच्छा लगा। ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। एमपी की खबरें, यूपी की खबरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।